कैलाशपुर नामक गांव में संजीत नाम का एक आदमी रहता था। संजीत अपनी पत्नी लता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। संजीत बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाता था। उसके पास जमीन भी नहीं थी जिस पर वो खेती कर सके, ना ही उसके पास कोई दुकान था जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। अर्जुन बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मेरे पास तो जरा भी जमा पूंजी नहीं है। पता नहीं कहां से पढ़ाऊंगा उसे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाए। गांव में आसपास अगर किसी के घर की साफ सफाई करनी होती थी वो संजीत कर दिया करता था, या किसी के खेत पर ज्यादा घास हो जाए तो वहां भी जाकर वो घास की सफाई कर दिया करता था, जिससे कभी कभी उसकी कमाई हो जाया करती थी। मगर ये रोज का नहीं था। कभी उसे काम मिलता था तो कभी नहीं। कोई एक पक्का काम मिल ही नहीं रहा है जिससे अच्छी कमाई हो पाए। संजीत कोई पक्के काम की खोज में लग जाता है। काम खोजते खोजते उसे शाम हो जाती है। वो घर आता है। लता, कुछ खाना बनाया है तो दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी थोड़ा आटा बचा था तो रोटी सब्जी बना दी हूँ, मगर कल का पता नहीं क्या होगा। ओह, क्या कर सकते हो, जो है वही ला कर दो। मैं तो खुद ही काम को लेकर परेशान हूँ। जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो जरूर जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। लता संजीत को रोटी सब्जी परोसती है। आज तो ये रोटी सब्जी मिल गई, आगे तो पता नहीं ये भी मिल पाएगा या नहीं। संजीत रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा था। तभी वो सोचता है, रोटी सब्जी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से तो मेरा काम बन जाएगा। संजीत खुशी के मारे लता से कहता है, लता, मुझे पता चल गया है मैं क्या करूँगा और किस चीज से मेरी अच्छी कमाई हो पाएगी। बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर दूंगी। मगर ये तो बताइए बात क्या है? अरे लता, अब से मैं रोटी सब्जी बेचूंगा जिससे हमारी कमाई हर रोज होगी। बताओ, सही सोचा ना मैंने? जी आपने सोचा तो सही है, मगर आप रोटी सब्जी बेचने कहाँ वाले हैं? हमारे पास जगह भी तो नहीं है। अरे हाँ लता, ये तो तुमने सही कहा। अच्छा छोड़ो, फिर कुछ और ही सोचूंगा। जी कुछ ऐसा सोचिए जिसे हम सच में कर पाए। उदास होकर संजीत घर से बाहर आ जाता है और वापस से काम ढूंढने में लग जाता है। दिन भर काम ढूंढता है। काम न मिलने पर उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वही संजीत के पास एक और आदमी आकर बैठता है। क्या भाई, कहाँ रहते हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, सभी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहीं इसी गांव में वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है। अच्छा, वैसे मेरा नाम प्रताप है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत है। आप थोड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? जी दरअसल मैं काम की तलाश कर रहा था, मगर कोई काम नहीं मिल रहा है। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, मगर उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। जगह नहीं मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया जगह ले सकूं। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास इस गांव में बहुत जमीन खाली है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ, और जब कमाई अच्छी होने लगे तो तब आप कुछ पैसे मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप अपनी जमीन संजीत को दिखा देता है और संजीत वहाँ रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगता है। कभी कभी जब ज्यादा काम रहता था तो लता भी संजीत की मदद कर दिया करती थी। संजीत की रोटी सब्जी सभी लोगों को पसंद आने लगती है और धीरे धीरे उसकी रोटी सब्जी खाने के लिए बहुत भीड़ लगने लगती है। संजीत पैसे कमाना शुरू कर देता है और आज तक जितने रुपए भी उसने कर्ज लिया था उन्हें चुकाने में लग जाता है। क्या बात है संजीत, क्या हाल है? जी सब बढ़िया है, ये लीजिए कुछ रुपए, आप रख लीजिए। आपकी वजह से आज मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। संजीव प्रताप को हर महीने पैसे देने लगता है। एक दिन प्रताप पैसे लेते हुए कहता है, संजीत, तुम तो बहुत मन लगाकर काम करते हो। मैं एक काम करता हूँ, अब ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। तुम बस मुझे थोड़े थोड़े पैसे देते रहना, जितना बन पड़ेगा उतना। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे नाम ये जमीन करना चाहते हैं? हाँ, मैंने सोच लिया है।
प्रताप वो जमीन संजीत के नाम पर कर देता है। इस बात से संजीत बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी अचानक जहां संजीत रोटी सब्जी बेच रहा था वहां पुलिस आ जाती है। कौन है? कौन है इस जमीन का मालिक? जी अभी तो मैं ही हूँ मगर। अच्छा तुम हो, चलो जेल की हवा खिलाता हूँ। क्यों साहब, क्या हुआ? सब करके पूछ रहे हो क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है? मैंने खबर ली है इस जमीन के मालिक ने एक आदमी को डरा धमकाकर और उसके साथ मार पीट करके ये जमीन अपने नाम करवाई है। मगर साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल इस जमीन के मालिक तो प्रताप जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जमीन मेरे नाम की है। अच्छा लेकर चलो प्रताप के पास। संजीत पुलिस को प्रताप के पास लेकर आता है। क्यों जी, ये जमीन तुम्हारे नाम पर थी और तुमने कुछ दिनों पहले ही इसे जमीन बेच दिया है। नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी बनाने के लिए जमीन दी थी, इसके बाद वो जमीन भी मेरे नाम कर दी थी। ये क्या बोले जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। अच्छी कहानी बना लेते हो, अब चलो जेल की हवा खिलाता हूँ। पुलिस संजीत को पकड़ लेती है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सभी अपराधी यही कहते हैं। साहब एक बार मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने दे दीजिए। ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। संजीत घर आता है और लता को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने, अब हम क्या करेंगे आपके बिना? लता जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही घर संभालना होगा। और हाँ, अर्जुन का ख्याल भी अच्छे से रखना। एक काम करो, तुम अर्जुन को लेकर अपने मायके चली जाओ। नहीं, ये आपके साथ गलत हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं लता, कुछ सालों बाद मैं जेल से छूट कर आऊंगा तुम्हें लेने। लता जोर जोर से रोने लगती है और पुलिस संजीत को अपने साथ लेकर चली जाती है। 3 साल बाद संजीत जेल से बाहर आता है और वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाता है। लता तुम ठीक तो हो ना? और अर्जुन कैसा है? आप आ गए। पता है अर्जुन हर रोज आपके बारे में पूछा करता था, बहाने दे देकर मैं थक गई थी। अब बहाने देने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो वापस घर चलो। संजीत लता और अर्जुन को साथ लेकर वापस घर आ जाता है। अब आता हूँ प्रताप जी से बात करके, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? संजीत प्रताप के घर आता है तो देखता है उसके घर पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया है। संजीत वापस घर आ जाता है। लता वो तो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। छोड़िए जी, उनको उनके किए की सजा भगवान जरूर देगा। आप ये सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ लता, अब वापस से कोई नया धंधा ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में काम करके मैंने कुछ रुपए कमाए हैं, ये लो, तब तक मैं कोई नया काम खोजता हूँ। संजीत के जेल से आने के बाद उसका दोस्त भोला उससे मिलने आता है। क्या भाई, ठीक तो है ना? उस प्रताप ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ छोड़, अब बीती बातें क्या याद करना। अब कोई नया काम ढूंढता हूँ और आगे के बारे में सोचता हूँ। भाई एक बात बोलूं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो शहर है वहाँ बहुत कम ही ढाबे और रेस्टोरेंट हैं। तू चाहे तो वहाँ जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकता है, बहुत अच्छी कमाई होगी। चल भाई ठीक है, मैं सोचता हूँ। संजीत ये बात लता को बताता है और अगले ही दिन शहर आ जाता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं। अब वापस किसी से जगह नहीं ले सकता, कुछ और सोचना होगा। तभी संजीत को साइकिल का ख्याल आता है। हाँ ये सही रहेगा, मैं रोटी सब्जी साइकिल पर घूम घूम कर बेचूंगा। संजीत ने जितने पैसे जेल में रहकर कमाया था उनसे एक साइकिल खरीदता है। लता अभी तुम लोग यहीं गांव में ही रहो, एक बार मैं वहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर लूँ फिर लेकर चलूंगा। संजीत हर रोज गांव से शहर आना जाना करने लगता है और साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचने लगता है। रोटी सब्जी वाला, रोटी सब्जी वाला। सभी संजीत की रोटी सब्जी खाने आने लगते हैं। इसी के साथ उसकी कमाई अच्छी होने लगती है। वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी बच्चों को भी लेकर वहीं आ जाता है।
और इस तरह वो हर रोज साइकिल पर रोटी सब्जी बेचने लगता है। धीरे धीरे संजीत की आर्थिक स्थिति सही होने लगती है। एक दिन संजीत साइकिल लेकर रोटी सब्जी बेच ही रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। संजीत वहां आता है तो देखता है सड़क हादसे में एक इंसान की मौत हो गई है, जिसकी वजह से भीड़ लगी है। संजीत और पास आता है तो देखता है वो प्रताप था। ये देख संजीत हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा, इसका मतलब प्रताप जी गांव से भागकर यहाँ रह रहे थे। वापस संजीत रोटी सब्जी बेचने निकल जाता है। ऋषिकेश नौकरी में अपना एक घर तक नहीं बना पाए थे, अब रिटायर होने वाले थे। पत्नी घर के लिए कहती रह गई, पर इतना पैसा ही नहीं था कि अपने परिवार को एक छत दे सके। दोनों बच्चे सुजीत और अमित एक बार कमाने गए तो लौट कर नहीं आए। कोई खबर भी नहीं दिया कि कहाँ है, कैसे है। कौशल्या बच्चों की याद में हमेशा तड़पती रहती। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी। उनकी पत्नी, मैं तो कहती हूँ गांव की 1-2 बीसा जमीन बेच दो, आखिर हमारे किसी काम तो आ नहीं रही। ठीक है, अखिल से कहता हूँ। उन्होंने अखिल को खबर कर दिया था, पर जमीन बेचने के नाम पर। भाई साहब, आपके पास तो नौकरी है, हमारे बच्चे उसी जमीन के बदौलत पर रहे हैं। ऋषिकेश चुप रह गए थे। गांव का घर ही ठीक ठाक करवा लेते हैं, वहीं चलकर भाई के परिवार के साथ बाकी का जीवन भी काट देंगे। बच्चों ने तो ये भी नहीं पूछा कि अम्मा बाबूजी आप कहाँ रहेंगे। यही सोचकर उन्होंने गांव में भाई को पत्र द्वारा सूचित कर दिया। भाई अखिल को जैसा ही बड़े भैया का पत्र मिला, वो चिंता में पड़ गया। अरे रमा, वो भाई साहब रिटायर होकर यहीं गांव में रहने की सोच रहे हैं। लो जी, ये नई मुसीबत सिर पर आकर बैठ जाएगी। इतने छोटे से घर में अपने परिवार की गुजर बसर तो होती नहीं, उन्हें कहाँ रखेंगे। घर में तो उनका ही हिस्सा है, तुम अपने हिस्से में रहो, वो लोग अपने हिस्से में रहेंगे। वाह जी वाह, पूरी जिंदगी हमने घर की देखभाल की, मरम्मत करवाई, रंगाई पुताई करवाई। हम छोड़ दिए होते तो खंडर हो गया होता। अब चले हैं उनका हिस्सा देने। मैं कुछ नहीं जानती, उन्हें कह दो अपने लिए घर बनवा ले। मैं तो नहीं कह पाऊंगा, तुम ही भाभी जी से कह देना। ऋषिकेश जब रिटायर होकर सारा सामान लेकर गांव पहुंचे तो इतना सामान रखने की जगह कहाँ है? सभी कमरों में तो हमारी दोनों बुआओं का सामान भरा है। जीजी, भाई हमारे कमरे खोल दो, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। जीजी, आप तो अपने लिए दूसरा घर बनवा लो, यहाँ जगह नहीं है। कौशल्या ऋषिकेश का मुंह ताकने लगी। अब क्या करें? कोई बात नहीं, हम अपना सामान गोबर गैस के पास वाले बरामदे पर रख लेंगे। सुबह पंचायत बुलाई जाएगी, जो पंचों का फैसला होगा वही होगा। सारा सामान गोबर गैस वाले बरामदे में रखवा दिया गया। साथ में कुछ खाने पीने का सामान था, वही खाकर एक चारपाई पर सो गए। मैं बार बार कहती रही, गांव की जमीन बेच दो, आज उसी की बदौलत शेरनी बनी है, पर तुम्हें तो भाई के प्रेम के आगे कुछ सूझता ही नहीं था। सारी रात मच्छर खा गए। गोबर गैस के पास बदबू और मच्छरों के अलावा और किस चीज की उम्मीद हो सकती है? जरा मैं पंचों को सूचित करके आता हूँ। पंचों को सूचित करके बाजार से कुछ चाय बनाने का सामान ले आते। हाँ, मैं ले जाऊंगा। तुम तब तक नहा धोकर पूजा पाठ निपटा लो। ऋषिकेश पंचों को खबर करके बाजार से चाय की पत्ती, चीनी, दूध, दाल, चावल, सब्जी, मसाले और थोड़ी सी जलेबी लेकर वापस लौट रहे थे। तभी भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ खाने को दे दो। लो, अभी तो कुछ नहीं है, ये जलेबी खा लो। बुढ़िया बैठकर जलेबी खाती जा रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चाय का सामान घर पहुंचा दूं, उसके बाद देखेंगे क्या खाना है। घर पहुंचे तो सरपंच और सभी लोग पहले से ही हाजिर थे। पंचायत हुई, पर पंचों का फैसला भी गांव में रहने वालों से अलग न था। अंत में यही फैसला हुआ है कि बंटवारा हो जाए। ऋषिकेश को एक जोड़ी बैल दे दिए जाए और खेत, घर की जमीन के बराबर जगह दे दिए जाए। चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं होगा, जैसे तैसे जीवन तो काटना ही होगा। इसी बरामदे को झड़वा पोछवा दो, गोबर से लिपवा दो, रहने लायक हो जाएगा। घर बनाने का खर्चा
कम से कम 5 लाख से नीचे ना होगा। सारी कमाई घर में लगा देंगे तो खाएंगे क्या? पेंशन भी तो नहीं है। कौशल्या ने 1-2 मजदूर बुलाकर बरामदे में गोबर से लिपवा दिया, ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना चढ़ा दिया। मैं जरा बैलों को देख कर आता हूँ। ऋषिकेश ने देखा कि अखिल ने उन्हें सबसे कमजोर बेलों की जोड़ी दी थी। उनको देखते ही बेलों ने अपना सिर हिलाया और उनके गले में बंधी घंटी बजने लगी। चलो बेटा, अब तुम ही दोनों का सहारा है। हमारा और तुम्हारा दुख एक ही है। ऋषिकेश की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बेलों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। ऋषिकेश ने उनकी नाद में चारा डाला और चुपचाप वहाँ से चले आए। चारा दे दिया उनको। पता नहीं क्यों बैल भी मेरे साथ साथ रो पड़े। दिल छोटा मत करो, ईश्वर दुख देता है वही सहने की शक्ति भी देता है। चलो खाना खाकर आराम कर लो। सोच रहा हूँ अब 2 बीघा जमीन निकाल ही दूं। कल बाजार जाऊंगा तो 1-2 लोगों से बात करूंगा। हाँ, जितनी जिंदगी बची है कम से कम आराम से रहें। दोनों खाना खाकर सोने गए तो अचानक बेलों की घंटी बजने लगी। जरा बेलों को देख कर आता हूँ। ऋषिकेश जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि अखिल बेलों को जबरदस्ती कुछ खिलाने का प्रयास कर रहा था। अभी तुम्हारा जी भरा नहीं अपने दोगलेपन से। घर हथिया लिया, जमीन पर नाग बनकर बैठे रहे। अब बेलों की भी जान लेने पर तुली हो। उन्हें जहर खिलाने के जुर्म के लिए कल सुबह मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अखिल ने वही पेड़ एक बांस से उसके सिर पर दे मारा और वहाँ सू चंपत हो गया। ऋषिकेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं बैठ गया। बेलों की घंटी जोर जोर से बजने लगी। कहाँ रह गए? घंटी तो अभी भी बज रही है, चलकर देखती हूँ। कौशल्या वहाँ पहुँची तो ऋषिकेश को बैठे देखकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? कौशल्या, ये लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। कल चलकर बाजार में ही कहीं जगह देखता हूँ। अपने बैलों को भी वहीं ले जाऊंगा। उन्होंने सारी बातें कौशल्या से बताई। दूसरे दिन थाने में फौजदारी की रिपोर्ट लिखवाने गए तो ऋषिकेश, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चलो, वरना कोई केस ठोक कर आप ही को बंद कर देंगे। ऋषिकेश समझ गए थे कि अखिल यहाँ पहले से ही गोटी फीट कर गया है। उन्होंने बाजार में जाकर सेठ बनवारी लाल से बात की। ऋषिकेश, आप अखिल को जानते नहीं है। वो 1 नंबर का झूठा, मक्कार और नशाखोर है। अच्छा हो कि आप यहाँ से निकल जाइए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जमीन बेचने तक कोई ठिकाना मिल गया होता तो बड़ी मेहरबानी होती। हम वाजिब किराया भी दे देंगे। हमारा एक घर है, लेकिन बड़ी वीरान सी जगह पर है। किराया की मुझे जरूरत नहीं है। आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। आपने तो हमारी समस्या ही हल कर दिया। बस जमीन का कोई खरीदार मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, आप अपना सामान लेकर शाम तक आ जाइए। ऋषिकेश जब घर पहुँचे तो, अरे सुनते हो, मैं बैलों को चारा खिलाने गई थी। वहाँ उनकी नान में ये थैली मिली। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। ऋषिकेश ने थैली खोली तो उसमें सोने की ढेरों मुहरें पड़ी थी। ये कहाँ से आई? पता नहीं, पर हमारी तो समस्या खत्म हो गई। चलो अब शहर चलते हैं, वहीं चलकर इन मुहरों को बेचकर घर ले लेंगे। लेकिन जब तक हमारी जमीन बिक नहीं जाती हमें यहीं रहना होगा, वरना जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। दोनों ने सामान बांधा और एक बैलगाड़ी बुलाकर उस पर लाद दिया। तुम सेठ बनवारी से पूछकर उनके बताए घर पर ही सामान उतार दो। हम अपने बैलों के साथ आ जाते हैं। बैलगाड़ी जाने के बाद दोनों बैलों को खोले गए तो इन्हें थोड़ा चारा पानी खिला देता हूँ। धूप बहुत है, बेचारे कमजोर भी हैं। इन्हें थोड़ी ताकत आ जाएगी। ऋषिकेश जैसे ही नांद में चारा डालने गए, कौशल्या, ये देखो, वैसे ही थैली एक और पड़ी है। कौशल्या लपक कर आई तो देखो इसमें क्या है। कौशल्या ने थैली निकाल लिया और ऋषिकेश के नांद में चारा डाल दिया। बैल मस्ती से खाने लगे। इसमें भी मोहरें ही है। ये बेल ही जादुई है। उनकी आंखों से उस दिन आंसू बहना और फिर ये मोहरें। चलो इन मोहरों को संभाल कर रखो। वो लोग अपने घर में चले गए।
बैलों के लिए एक बरदोल थी, उसी में बांध दिया। वो बेचारे भी थक कर सो गए। घर तो अच्छा है जी। हाँ, कुछ ही दिनों की बात है। बैलों की नान से रोज एक मोहरों की थैली मिलने लगी। 1 महीना बीत गया था। कुछ ही दिनों में उन्हें जमीन का खरीदार भी मिल गया। उसने बड़े अच्छे दामों में उनकी पूरी जमीन का पैसा दे दिया। कौशल्या, हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? हम इस गांव में रहकर अपना घर बनवाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऋषिकेश सेठ बनवारी लाल से वो घर और उसके आसपास की पूरी जमीन खरीदकर उस पर बहुत बड़ी कोठी बनवाई और कुछ दुकानें बनवा ली। बैल अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। गृह प्रवेश किया तो अखिल को नहीं बुलाया। उसके सीने पर तो वैसे ही सांप लौट रहा था। एक दिन जब ऋषिकेश बैलों को चारा डालने गए तो मालिक, अब तो सारे कष्ट मिट गए। आप खुश हैं ना? हाँ, बहुत। लेकिन ये सब तुम्हारी बदौलत ही हो पाया है। मालिक, हम दोनों आपके बच्चों की तरह ही हैं। पहले तो हमें बहुत मार पड़ती थी, खाने को भी नहीं मिलता था। आपने खुद हमारी देखभाल करके हमें इतना प्यार दिया। हम आपकी बदौलत में अपनी जान भी दे दें तो हमें कोई दुख नहीं होगा। कमल और कौशल्या फूट फूट कर रो पड़े और बैलों के सिर पर हाथ फेरने लगे।